चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए जब आप लोग 10th में रहे होंगे तो KLMN पे निकाला होगा और यहाँ SPDF पे भी कुछ देखे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते कैसे। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए कई नियम हैं हमारे पास। एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप पाउ के नियम से, पाउली के और हुंड के नियम से भी निकालते हैं। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले ये समझेंगे कि S, P, D और F। S में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, और D में 5। और F में कितने होते हैं? 7। 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 और ये हो गया 14। यानी S में टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे 2 होते हैं, P में टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे 6 होते हैं और D में टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे 10 होते हैं और F में टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे 14 होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ऐसे हम लोग लिखते हैं 1s2। अगर आप बाउ के नियम से किया जाए तो 1s2, 2s2, 2p, 3s1, 3s, 3p, 3d इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे ऊपर जो नंबर लिखा जाता है ये नंबर ऑफ हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं इन ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। और जो ये 1 होता है ये क्या होता है? एनर्जी लेवल, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या। और जो S होता है टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पे होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोगों ने इससे पहले KLMN पे किया होगा, वो KLMN पे किए होंगे 10th में, 11th में SPDF, और इस SPDF पे निकालने के लिए आप बाउ ने अपना रूल दिया था। अब बाउ के नियम के अनुसार हम लोग करते हैं। अब्बाऊ ने क्या कहा था कि सबसे पहले जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो सबसे निम्न स्तर वाले में कक्षक में भरे जाएंगे, उसके बाद उच्च स्तर वाले कक्षक में भरे जाएंगे। यानी कहा था जो लो होगा, लो से किधर? हाई की तरफ, यानी कि 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f,
5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f। देखिए, सबसे पहले उसने क्या कहा था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करें और ऊपर से इलेक्ट्रॉन भरते आएंगे और देखिए 3 के बाद से 4f 5f 6s 7f 8f यहाँ से रिपीट करने लगता है कि f ब्लॉक आपका कहाँ से, f जो होगा वो f सब सेल कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 4 से स्टार्ट होता है, वहीं से लिखना हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग भरते हैं, जैसे कॉपर का 29, ये एक्सेप्शन होता है, कॉपर जो होता है वो एक्सेप्शन होता है। ये अपवाद में लिया जाता है। तो कॉपर के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 29। इस 29 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, तो अब बाउरी कहा था 1s 2s 2p 3s 3p के बाद से 4s में, 4s के बाद से किसमें 3d में, यहाँ पे 2 2 2 2 s वाले में भर दीजिए, 6 6 इसमें भर दीजिए, 10 इसमें भर दीजिए। अब काउंट करिए कितने इलेक्ट्रॉन आपने भर चुका है, तो ये 10 और 6 8 कितना हो गया 18 18 2 कितना हो गया 20 20 10 कितना हो गया 30। लेकिन हमें 29 ही भरना है। तो अब्बाऊ ने कहा था कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो निम्न स्तर वाले में भरे जाएंगे, यानी कि लोवेस्ट सबसेल में भरा जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लोवेस्ट हमारा S है, लेकिन S में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 1। इस वजह से इसे एक्सेप्शन में रखा गया है। समझ में आया। अगर हम लोग एक आता है कि क्रोड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि क्रोड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखना हो तो क्या करेंगे। अब भाई ये क्रोड, जैसे ये कॉपर हो गया, कॉपर कितना है 29, क्रोड में भरना है तो आप लोग ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर वो वाला टर्म्स लिखेंगे जिसमें आपका पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भर जाए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा नोबेल गैसेस या इनर्ट गैस, ये जीरो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। अक्रिय, इसको हिंदी में अक्रिय गैस बोला जाता है। जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टान हो गया, जिनान हो गया और क्या हो गया रेडान। हीलियम कितने पे आता है 2, नियान 10, आर्गन 18, क्रिप्टान आता है 36, जिनान आता है 54, रेडान हमारा आता है 86। यानी कि ये जो नोबेल गैसेस में रखे गए हैं, इनमें ना तो इलेक्ट्रॉन आप दे सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से भरे होते हैं।
इसलिए क्रोड में इन्हीं का यूज किया जाता है कि इनका क्रोड में यूज क्या है देखिएगा। जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, तो हम लोग करते क्या है कि कॉपर के आसपास देखते हैं कि कौन सा है 30 से छोटा, तो यहाँ पे आर्गन है, यहाँ पे आर्गन लिख देंगे। आर्गन का 18 होता है तो 18 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 3d10 4s1 बचा, वो यहाँ पे आप लिख देंगे। इसको बोलते हैं क्रोड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छोटा कर दिया गया। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया मैग्नीशियम, ले लिया मैग्नीशियम 12 पे आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना हो गया 10 to 12 हो गया। तो अब हम लोग 12 के आसपास देखते हैं तो 10 में नियान होता है, तो मैग्नीशियम को क्रोड में लिखना है तो क्या करेंगे, 10 वाले तक नियान होता है, उसके बाद से 3s2। इस तरह से क्रोड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भरेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पाओ के हिसाब से ये क्रोड। उसके बाद से हम लोग करते क्या है कि इसमें देखते हैं कि पूर्ण भरित कौन है और अर्धभरित कौन है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे। अब यहाँ देखिएगा, एक होता है मूल भरित, जिसको बोला जाता है फुली फिल्ड। जो आप ये देख रहे हैं पूर्ण भरित फुली फिल्ड, और एक होता है हम लोगों का अर्धभरित, इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड। यानी कि ये आधा भरा होगा और वो आपका क्या होगा, पूरा भरा होगा। तो आधे भरे हुए वाले को बोलते हैं क्या, अनपेयर्ड। इसको क्या बोलते हैं, पेयर्ड, यानी कि युग्मित। और इसको बोलते हैं अयुग्मित। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम लोगों ने सोडियम लिया 11, तो इसको भरा 1s2 2s2 2p6 3s1। आपका ये अपाव के नियम के अनुसार आपने भर दिया। अब क्या हुआ कि इसमें चेक करना पड़ता है कि ये फुल फील्ड है या हाफ फील्ड है। तो इसमें आपको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि S में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फुल फील्ड का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने P लिया, तो P में हमारे 3 px py और क्या होता है pz। अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पेयर्ड में भरे हैं पूरे तरह से, ये हमारे फुली फील्ड हो गए। और अनपेयर्ड वाले में जैसे आपने लिया 3 px लिया, py लिया, pz लिया, तो ऐसे जो भरे होते हैं आधे वो अनपेयर्ड होते हैं, पूरे भरे हैं तो वो क्या होंगे, हमारे पेयर्ड होगा। इसको बोलते हैं
इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय। ये हमारे हो गए प्रतिचुंबकीय। ये आप लोगों को अभी जब आप अफबाउ का नियम, पॉली का नियम और हुंड का नियम जब आप पढ़ेंगे, हुंड्स लॉ पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि डाईमैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक क्या है। यहाँ पर बस इतना समझिए कि जो पेयर्ड होते हैं वो डाईमैग्नेटिक होते हैं, जो अनपेयर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। और इनको ही बोला जाता है मोर स्टेबल। यानी कि अधिक स्थायी में रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड यानी कि आधे भरे होते हैं, पूरे भरे होते हैं। इनके अलावा कोई मिल गया, मान लीजिए ऐसे मिल गया, दो ही भरा है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो आधे भरे होंगे इसको आप लोग बोलेंगे स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने स्टेबिलिटी क्या बताई आपको कि या तो ये फुली फिल्ड हो या तो क्या हो, ये हाफ फिल्ड हो। आप लोग याद रखिएगा, जब ऐसे मिले पूरे पूरे डाईमैग्नेटिक, अगर ऐसे मिले तो आधे के आधे, तो पहले पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है। मोर स्टेबल वाले में कौन कौन है आप लोग देखिएगा। जैसे हमारे पास आ गया P3, P6 यानी कि आधे भरे हों, पूरे भरे हों, P सबसे, D5 आधे भरे होते हैं, D10 पूरे भरे होते हैं, F7 आधे भरे होते हैं, F14 ये क्या होते हैं, पूरे भरे होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि स्टेबिलिटी हमारी क्या होगी। अगर कोई एलिमेंट्स दिया है तो इसकी स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे, डाईमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, कैसे पता करेंगे, तो इसको देखेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।